जितने भी मेरे सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको वेलकम करता हूं। और आपको पता है क्षय रोग तपेदिक और टीबी के नाम से जानते हैं। इसका कारण, लक्षण, निदान, जटिलता, उपचार, नर्सिंग प्रबंध सब चीज़ पूछेगा आपसे। ओके, तो चलिए आज के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये टीबी होता क्या है। क्षय रोग हमसे पीटीबी के बारे में पूछ रहा है, तो पीटीबी है क्या? फेफड़ा में होने वाला टीबी है, समझ गए। क्षय रोग तपेदिक या टीबी एक संक्रामक रोग है। क्या है? यह एक संक्रामक, यह एक फैलने वाला रोग है, यह एक इन्फेक्टेड डिजीज है, समझ गए, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के द्वारा फैलता है। जो किसके कारण फैलता है? जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु द्वारा फैलता है। नाम याद रखिएगा, क्योंकि यह संक्रामक रोग है। तो संक्रामक रोग तभी ना होगा जब कोई ना कोई जीवाणु या कोई ना कोई वायरस अगर अटैक करे, तभी संक्रमण होता है। तो यह एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जीवाणु के द्वारा होता है, जिस जीवाणु का नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। समझ गए, याद रखिएगा, पूछता है। इसका मुख्य रूप से व्यक्ति में यह फेफड़ों को प्रभावित करता है। अब ये जो पीटीबी है, पीटीबी हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह फेफड़ा को अटैक करता है, फेफड़ा को प्रभावित करता है, समझ गए। तो यह मुख्य रूप से फेफड़ा को प्रभावित करता है, इतना समझ गए। चलिए अब इसका हम लोग जानेंगे कारण, चूंकि हमसे पूछा है कि भाई टीबी होगा किस कारण से होगा, कौन कौन से कारण हैं। तो टीबी होने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो आप लोग पहले ही जान गए कि यह बैक्टीरिया के कारण होता है। किस बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है, समझ गए ना। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली के कारण आपको जो है ये आपका होगा। पहला तो बैक्टीरिया का नाम लिख देंगे। उसके बाद अन्य कारण में जैसे गरीबी कैसे होगा? बढ़िया से पोषण नहीं मिलेगा, शरीर कमजोर रहेगा, तो ये जो बैक्टीरिया है अटैक करेगा, और अटैक करेगा तो टीबी हो सकता है। तो गरीबी एक कारण बनता है। कुपोषण, वही चीज़ें हैं, गरीबी से ही रिलेटेड कुपोषण है। अब मान गए बढ़िया से खाना पीना, बढ़िया से भोजन नहीं मिले, शरीर को पोषण नहीं मिलेगा, शरीर कमजोर होगा, इम्यूनिटी कमजोर होगा, तो बॉडी में अटैक करेगा इन्फेक्शन, तो कुपोषण भी एक कारण बनता है। साक्षरता की कमी, लैक ऑफ एजुकेशन। अब टीबी होने के कारण में साक्षरता का क्या काम है? तो साक्षरता इसलिए रीजन बनता है कि जैसे कोई पढ़े लिखे व्यक्ति है तो गंदे इलाका में जाएंगे तो मास्क लगा कर जाएंगे, ठीक है। देखेंगे डस्ट धूल ये सब ज़्यादा है तो मास्क लगाएंगे, समझ गए, ताकि सामने वाला का भी जो है श्वसन का असर हमारे ऊपर ना पड़े, समझ गए। हाथ पैर धोकर भोजन करेंगे, मतलब एक साक्षरता के जो है दिखाता है कि व्यक्ति कैसे रह रहा है, ठीक है ना। तो लैक ऑफ एजुकेशन भी कारण बनेगा, जिसमें नहीं होगा वो इस सब चीज़ नहीं करेगा। पर्यावरणीय अस्वच्छता, अनहाइजीनिक कंडीशन। आप जिस पर्यावरण में रह रहे हैं वो पर्यावरण आसपास दूषित है, उसी दूषित में आपका हो सकता है ये जीवाणु मौजूद होगा और वह आपके श्वसन के जरिए अंदर चला जाएगा। तो पर्यावरणीय अस्वच्छता भी कारण बनता है। अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले इलाका। अब मान गए अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले इलाका है, वहाँ पे आप थोड़ी ना जान रहे हैं कि कौन व्यक्ति किस चीज़ से ग्रसित है। अब इतना भीड़ है कि उसमें मान गए हो सकता है टीबी का भी व्यक्ति हो जो टीबी से ग्रसित हो। अब वो टीबी वाला व्यक्ति श्वसन छोड़ेगा तो उससे में जीवाणु रहता है छोड़ने पर, और उस छोड़े हुए गैस को कोई दूसरे व्यक्ति जो है वातावरण से श्वसन में लेता है तो होने का खतरा रहता है। तो भीड़ भाड़ वाले इलाका में मास्क वगैरह लगाकर जाइए। परिवार में किसी को टीबी, अब हिस्ट्री होता है, फैमिली आपका हिस्ट्री बैकग्राउंड कैसा रहा है, क्या किसी को टीबी है वगैरह वगैरह, तो एक कारण बनता है परिवार में भी अगर टीबी है तो। धूम्रपान भी इसका कारण बनता है क्योंकि आपके फेफड़ा को कमज़ोर करता है और उस कंडीशन में आपके अंदर बैक्टीरिया प्रवेश करता है, समझ गए। शराब भी कारण बनता है। तो ये सब जो है कुछ कारण है जो मैं आपको यहाँ पे बता दिया। तो इन कारणों को ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, संचार का तरीका, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। टीबी कैसे एक से दूसरे में किसी व्यक्ति को फैलता है। तो यहाँ पे अब हम लोग मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखते हैं कि कैसे ये फैलता है। क्योंकि संक्रामक रोग है तो संक्रामक रोग भाई फैलता भी है, तो फैलता है कैसे फैलेगा, कैसे एक से दूसरे में यह ट्रांसमिशन जो है होगा। तो देखिए, जो ये टीबी होता है, पल्मोनरी टीबी जो होता है, यह मुख्य रूप से ड्रॉपलेट संक्रमण से फैलता है। आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में कि ड्रॉपलेट संक्रमण क्या होता है। यानी ड्रॉपलेट संक्रमण, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बिंदुक संक्रमण होता है। जो कोई पॉजिटिव व्यक्ति है, पॉजिटिव मीन्स अगर कोई टीबी वाले पॉजिटिव व्यक्ति है जिसको टीबी है, तो अगर वो व्यक्ति खांस रहा है, छींक रहा है, थूक रहा है, बोल रहा है, और कहीं ना कहीं खांसने, छींकने, थूकने और बोलने के माध्यम से उसके मुंह से कुछ ना कुछ छींटा निकलता है, आप लोग भी देखते महसूस करते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल व्यक्ति से भी निकल जाता है, तो उसके पॉजिटिव व्यक्ति के मुंह से अगर निकलता है ये सब बोलने, खांसने, छींकने के बाद, तो उसके, चूँकि वह पॉजिटिव है तो उसके बॉडी से कोई भी सिक्रेशन होगा, कुछ भी निकलेगा, तो उसमें तो भाई वो बैक्टीरिया है ही, तो वह छींकता है, खांसता है, और कुछ भी अगर उसके मुंह से निकल रहा है इनहेल,
अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति उसको इनहेल कर रहा है, अपने श्वसन के जरिए उसे ले लिया, तो उसे ही हम लोग जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं। तो ये ड्रॉपलेट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आपके टीबी को फैलाने के लिए। तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया, अगर कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा। ओके, अब इसमें होता यह है, मस्ट रूप से आप लोग देख लीजिए, फेफड़ा को प्रभावित करता है। आपको फेफड़ा में जो है यह संक्रमित कर देता है। फेफड़ा के किसी भाग में आपको जो है चिट्टी टाइप से यह जो है हो जाता है। अगर किसी को टीबी होता है तो यह फेफड़ा में होल टाइप, आपको लगेगा कि फेफड़ा में छेद हो गया है, ठीक है ना। इस टाइप से एक दो जगह पर जो है चिट्टी टाइप से मार देता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये स्पॉट जो देख रहे हैं, तो यह फेफड़ा में आपका स्पॉट जो है दिखता है, समझ गए। तो यही फेफड़ा को प्रभावित करता है जब टीबी होता है, तो समझ गए। अब इसमें सिम्टम्स ये होता है कि पेशेंट को बुखार रहता है, समझ गए, रात्रि में पसीना आता है व्यक्ति को, समझ गए। उसके बाद हमेशा जो है कफ बना रहता है व्यक्ति के अंदर, समझ गए। और जब वो खांसता है, जब वह थूक बिकता है, तो उसमें जो है ब्लड आता है, समझ गए। उसके चेस्ट पेन होता है, श्वसन सांस लेने में कष्ट होने लगता है, क्योंकि फेफड़ा को इफेक्टेड कर दिया है तो सांस लेने में परेशानी होगा ही। और जब सांस लेने में परेशानी होगा तो ऑक्सीजन का कमी होगा। ऑक्सीजन का जब कमी होगा तो व्यक्ति में ब्लड का जो लेवल है, एनीमिया, वो भी हो सकता है। इसमें जो है व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, कुपोषित हो जाता है, समझ गए। तो इस टाइप से बहुत सारे लक्षण होते हैं, लेकिन मेन जो लक्षण है, मेन लक्षण ये लक्षण है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, समझ गए। इससे रिलेटेड अब बुखार होता है, व्यक्ति कमजोर हो ही जाएगा। बुखार में हेडेक होता है, समझ गए, पूरे बॉडी में दर्द होता है, तो इससे रिलेटेड होगा। नाइट में जो है पसीना चलता है, आदमी बेचैन होता है, समझ गए। कफ बनेगा, खांसने में थूकने में ब्लड आता है, तो ये सब होगा, समझ गए। चेस्ट पेन होगा, सीने में जो है दर्द होगा, और सांस जो लेगा वो व्यक्ति जो है उसमें कठिनाई होता है। तो ये सब सिम्टम्स जो है आपके होते हैं, ठीक है। यही लक्षण है, यहाँ पे देख लीजिए, क्रॉनिक कफ, लंबे समय तक कफ होता है, समझ गए। बलगम में रक्त आना, वही बलगम में थूकने पर जो है रक्त आता है। एनीमिया होता है, बता दिए। वजन काफ़ी कमने लगता है व्यक्ति का, बुखार रहता है, समझ गए। और व्यक्ति में चक्कर आने लगता है, सीने में दर्द होता है, सांस लेने में परेशानी होती है, सांस तेज चलने लगता है, भूख नहीं लगता है व्यक्ति के अंदर, रक्त का उल्टी हो सकता है। तो ये सब मैं आपको लक्षण बता दिया, ये आप लोग लिखिएगा, समझ गए। अब रही बात इसके निदान, भाई अगर किसी को टीबी होता है, पीटीबी या टीबी होता है, तो उसमें आप क्या क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं, एक डॉक्टर क्या क्या डायग्नोस्टिक लिखते हैं। तो देखिए, डायग्नोसिस में कोई अगर इन्फेक्शन वाला बीमारी हो तो आप उसको हिस्ट्री कलेक्शन, इतिहास लेंगे कि क्या बैकग्राउंड रहा है, ठीक है। उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ये दो महत्वपूर्ण है। हर एक बीमारी में आप लोग डायग्नोसिस में लिख दीजिएगा, ठीक है। रही बात, चूंकि फेफड़ा में समस्या है तो उसके लिए चेस्ट एक्सरे करते हैं, समझ गए। टीबी का टेस्ट होता है मॉन्टेक्स टेस्ट, ट्यूबरक्लिन टेस्ट, ये टेस्ट करवाते हैं हम लोग। टीबी का पीसीआर टेस्ट होता है, वो करवाते हैं। एफएनएसी टेस्ट होता है, तो ये सब जो है टेस्ट जो है हम लोग जो है करवाते हैं टीबी में, समझ गए। तो ये हो गया डायग्नोसिस। अब आगे अगर कोई मान गए टीबी है तो टीबी और क्या रूप ले सकता है और क्या जटिलता जो है उत्पन्न कर सकता है। तो टीबी अन्य जटिलता में ये उत्पन्न कर सकता है कि यह अन्य अंगों में फैल सकता है, जैसे स्किन में, ब्रेन में, समझ गए। तो अन्य यह हिस्सों में फैल सकता है टीबी, समझ गए। इसमें आपका रिस्पायरेटरी फेल हो सकता है। अगर टीबी बहुत खतरनाक रूप ले लेगा तो आपका जो श्वसन तंत्र है वो फेल हो जाएगा। जब श्वसन तंत्र फेल हो जाएगा तो व्यक्ति श्वसन नहीं कर पाएगा, फिर डेथ हो जाएगा, समझ गए। खून में व्यक्ति को कमी हो जाता है और लास्ट में मृत्यु हो जाता है। तो ये कुछ जटिलता है। जटिलता तभी होता है जब कोई बीमारी काफ़ी भयंकर रूप ले लेता है, समझ गए। रही बात इसके उपचार की, तो टीबी में जो उपचार होता है मैं बता दूं, टीबी के उपचार हेतु सर्वप्रथम जो दवाइयां दी जाती है वो कुछ दवाइयां यहाँ पे नाम लिखे गए हैं, आप इसको याद कर लीजिए। देखिए, आपसे बार बार ये जो है ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, समझ गए। तो आप जो है इसको जो है ज़रूर याद रखिए। मैं पहले भी बताया था, इसका एक आप लोग याद रखिए, PRICE। एक होता है प्राइस, प्राइस मतलब जो कीमत होता है वो प्राइस नहीं है, ठीक है। आप इसे प्राइज करके याद रखिएगा, PRISC। अब कैसे ये याद करने में अच्छा करेगा, देखिए, P फॉर पैराजिनामाइड, P फॉर पैराजिनामाइड, R फॉर रिफाम्सिन, I फॉर आइसोनिजाइड, ठीक है, S फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन, E फॉर इथाम्बुटॉल, याद रहेगा। P फॉर पैराजिनामाइड, R फॉर रिफाम्सिन, I फॉर आइसोनिजाइड, S फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड E फॉर इथाम्बुटॉल। ये 5 महत्वपूर्ण दवाइयां हैं, टीबी में जो है चलता है, समझ गए। यह एंटी ट्यूबरकल मेडिसिन है ये सब, और ये दवाइयां काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसमें से जो ये रिफाम्सिन है, यह रिफाम्सिन आपका टीबी में भी चलता है और यह आपका कुष्ठ रोग में भी चलता है। तो आपसे एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव में, इनमें से कौन सी दवाई है जो टीबी और कुष्ठ दोनों में चलता है, तो रिफाम्सिन, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा।
बाकी अगर आप इसका डोज याद करना चाहते हैं तो डोज यहाँ पे दिया गया है, डोज याद कर सकते हैं। आइसोनिजाइड के लिए 600 mg, रिफाम्सिन भी 400 450 से 600 mg, पैराजिनामाइड 1500 mg और इथाम्बुटोल जो है आपका 1200 mg, ठीक है, और 750 mg। अब ये डोज कैसे कहिएगा कि हम कैसे याद रखें, डोज मैं बताता हूँ। जैसे हम लोग PRISE प्राइस याद रखे हैं ना, तो पी सबसे आगे है तो याद रखिएगा ओ पैराजिनामाइड, पी से पैराजिनामाइड और सबसे पहले है, मीन्स यह सबसे ज़्यादा डोज का है, तो 1500 mg का है तो 1500 mg का पैराजिनामाइड सबसे आगे है, सबसे ज़्यादा डोज का है। ओके, उसके बाद जो इथाम्बुटोल है यह सेकेंड सबसे ज़्यादा डोज का है, इथाम्बुटोल तो सबसे लास्ट में है, तो सबसे लास्ट वाला जो इथाम्बुटोल है यह जो है पैराजिनामाइड से थोड़ा कम है, यानी 1200, लास्ट वाला ये 1200, बाकी जो बीच वाला है 400 500 700 यही है, ठीक है ना। स्ट्रेप्टोमाइसिन इससे कम है तो 750 होगा, ठीक है। फिर इससे कम आपका आइसोनिजाइड है तो 600 होगा, ठीक है ना। उसके बाद रिफाम्सिन है तो 450 से 600। तो याद करना बड़ी आसान है, पहले सबसे बड़ा पैरा, उसके बाद ई, फिर ई और फिर ई और फिर ई, याद रखिएगा, बड़ी आसान है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कि जैसे मैं मान गया कि आप पांचों दवाई तो चलता है टीबी में, लेकिन उसके बाद जो होता है आपको मैं बता दूं कि कुछ उपचार जो है दिए जाते हैं। जैसे चलता है डॉट्स थेरेपी, ठीक है ना, डॉट्स थेरेपी डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। यह डॉट्स थेरेपी आप लोग नाम सुने होंगे, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। इसमें जो है होता यह है कि मरीज को डायरेक्ट स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर, PHC पर जाकर वहाँ पर दवाई जो है स्टाफ के निगरानी में दिया जाता है, इसीलिए इसे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कहा जाता है, ठीक है ना। ये है, इसके अंतर्गत जो दवाइयाँ होती है वह स्वास्थ्य कार्यकर्ता के प्रत्यक्ष अवलोकन में दी जाती है, समझ गए। चलिए, ये हो गया। 7वां है, टीबी को रोकने हेतु नवजात शिशुओं को BCG का टीका अवश्य लगवाना चाहिए, जो जन्म के समय ही लग जाता है और लगना भी चाहिए। तो ये सब कुछ उपचार है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं नर्सिंग प्रबंध क्या होगा। तो टीबी वाले मरीजों को आप स्वास्थ्य शिक्षा भी देंगे, नर्सिंग प्रबंध भी करेंगे, सब चीज़ होता है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ नर्सिंग प्रबंध। मैं बार बार बताता हूँ, नर्सिंग प्रबंध आपको एग्जाम में टॉपिक चुनना है। कैसे टॉपिक चुनना है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है ना। टॉपिक कहाँ से चुनेंगे, लक्षण और कारण से जो है आपको चुनेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए लक्षण है, लक्षण में क्या है, लक्षण में महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है, समझ गए। इसमें बुखार होता है मेन, तो बुखार के लिए क्या क्या प्रबंध करेंगे वो चीज़ें लिखेंगे। पहला पॉइंट बुखार का प्रबंध होगा। दूसरा प्रबंध क्या चीज़ करेंगे, रक्ताल्पता, एनीमिया का प्रबंध। एनीमिया के प्रबंध के लिए फॉलिक एसिड देते हैं, ज़्यादा कम जाए तो ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, समझ गए। तो ये चीज़ें हैं। इसमें व्यक्ति को ऑक्सीजन सेचुरेशन कम सकता है, समझ गए, तो ऑक्सीजन का प्रबंध करेंगे, समझ गए। दूसरी चीज़ है, इसमें व्यक्ति का पोषण काफ़ी ख़राब हो जाता है, भूख नहीं लगता है, तो पोषण का प्रबंध करेंगे, मरीज के हिसाब से पोषण का प्रबंध होगा, ठीक है ना। उसके बाद व्यक्ति को जो है संक्रमण से बचाएंगे, संक्रमण का प्रबंध, ठीक है ना, ताकि और भी कोई संक्रमण ना हो, तो संक्रमण का प्रबंध करेंगे, समझ गए ना। तो तमाम ऐसे चीज़ें हैं जो आपको जो है क्या करना है, प्रबंध करके और उसके अंदर चीज़ों को आपको लिखना है। तो यहाँ पे मैं तो सीधा यहाँ पे दे दिया हूँ कि नर्सिंग प्रबंध में क्या क्या होगा। जैसे देख लीजिए, रोगी को शांत व आरामदायक वातावरण प्रदान करें, रोगी से मिलने वालों की संख्या को नियंत्रित करें क्योंकि उससे इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। रोगी को मुख्यतः टीबी वार्ड में ही रखना चाहिए, जहाँ भी टीबी वार्ड हो। रोगी को रोग फैलने और रोकने संबंधी शिक्षा एजुकेशन देंगे। रोगी को एकांत प्रदान करनी चाहिए। रोगी के अपशिष्ट पदार्थ जो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से निकल रहा है उसको उचित तरीके से डिस्पोज करना चाहिए, वरना उससे दूसरे व्यक्ति को हो सकता है। रोगी को दी जाने वाली दवाओं के दुष्प्रभाव का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना, साइड इफेक्ट का। किसी भी प्रकार का अगर जटिलता हो, दुष्प्रभाव हो तो तुरंत डॉक्टर को सूचित करना चाहिए, ठीक है ना। आगे है, रोगी को पर्याप्त मात्रा में पोषण देना चाहिए। रोगी को कफिंग तथा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, समझ गए। रोगी को डाइवर्सनल थेरेपी प्रदान करनी चाहिए। रोगी एवं उसके परिजनों को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करेंगे। तो ये तो हो गया नर्सिंग प्रबंध। देखिए, नर्सिंग प्रबंध कोई भारी चीज़ नहीं है, आप खुद से सोच के लिखिए। आप कारण जान गए, लक्षण जान गए, इसमें होता क्या है बीमारी में वो जान गए, तो नर्सिंग प्रबंध तो उसी चीज़ में तो हेल्प किया जाता है। डॉक्टर जो चीज़ प्रिस्क्राइब करेंगे उसमें नर्स जो है देखभाल करती है, कुछ चीज़ें अपना से भी नर्स जो है सहायता करती है मरीज को। तो नर्स के द्वारा किए गए मैनेजमेंट काम ही तो नर्सिंग प्रबंध हो गया ना। जो जैसा मरीज है, जो जैसा बीमारी है, वैसा प्रबंध हम करते हैं, वैसा प्रबंध हम सोचते हैं, ठीक है ना। तो वही तो नर्सिंग प्रबंध हो गया। अब इसके लिखने का तरीका है कि यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लाइन से लाइन 1 2 3 4 5 जितना लाइन हमें लिख पाते हैं लिख दिए। एक तरीका होता है
नर्सिंग प्रबंध लिखने का एक तरीका ये होता है कि हम पहले 4-5 पॉइंट दिमाग में सोच ले कि इसमें मेन चीज़ें क्या क्या होगा, क्या क्या हमको प्रबंध क्या करना है। तो हम लोग सोच लिया, छाती में दर्द होता है, चेस्ट पेन के लिए हम लोग जो है उसका मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है ना। हम लोग देख लिए कि फीवर होता है इसमें, तो फीवर के लिए प्रबंध करेंगे। क्रॉनिक कफ होता है तो कफ के लिए प्रबंध करेंगे, 2-4 लाइन सब में लिखते जाएंगे, समझ गए। हम देखते हैं कि इसमें एनीमिया होता है तो एनीमिया के लिए प्रबंध करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको 5-7 स्वास्थ्य से जुड़ी हुई शिक्षा देंगे, महत्वपूर्ण है टीबी वाले मरीजों का। तो एक जो है स्वास्थ्य शिक्षा देंगे, प्रबंध में ये भी रहेगा, समझ गए ना। तो ये सब चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण होता है नर्सिंग प्रबंध के, अगर आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हैं तो, समझ गए ना। तो बाकी यही सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दिया। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है माय डियर, इसके सिम्टम्स, इसके डायग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशन, कॉज, सब चीज़ हमको बताना है। और यह क्वेश्चन जो है मोस्ट वीवीआई बनता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई होता है, ठीक है। देखिए आपको एक वर्ड आ रहा है आंतरीय अवरोध। आंतरीय अवरोध का मतलब होता है आंत में अवरोध होना, रुकावट आना, ठीक है। आंतरीय अवरोध यह एक असमान स्थिति है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, हमें कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं पता है ना, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, विकार के बारे में, ठीक है, जो कि आप लोग को पता होना चाहिए। यह MSN 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। यह कौन सा है, MSN 1 का क्वेश्चन है, समझ रहे हैं, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 से लिया गया प्रश्न है, ठीक है। अब यही प्रश्न आपको चाइल्ड हेल्थ में भी जो है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। तो चाइल्ड हेल्थ में पढ़ने की क्या ज़रूरत है, जब हम यहाँ पढ़ लेंगे तो एक ही क्वेश्चन को सब लोग पढ़ने की क्या ज़रूरत है, तो नहीं ज़रूरत है, इसलिए जो है हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, कहता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है। माय डियर, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है आंत में रुकावट, आंत में अवरोध आना, मतलब रुकावट आना। यह एक असमान स्थिति है। जब ऐसा किसी व्यक्ति में होता है कि उसका छोटी आंत या बड़ी आंत किसी में अगर रुकावट आने लगता है, अवरोध होने लगता है, तो उस स्थिति को असमान स्थिति कहते हैं। वह समान नहीं होता है, ठीक है, जिसमें आंतरीय मार्ग मतलब आंत के कोई भी मार्ग आंशिक या पूर्ण रूप से बंद हो जाता है, ठीक है, एवं पाचन पदार्थ प्रवाह जो है अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है, गैस पाचन, ठीक है, तरल जो है अवरुद्ध हो जाता है आपके आंत के द्वारा आगे जाने में, ठीक है। जैसे आपको बता दें, आप लोग देखते होइएगा बहुत सारे सिचुएशन में कहा जाता है कि आंत फंस गया है, ठीक है। तो आंत फंसने से भी जो है आपके क्या हो, मान गए कोई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेता है, बहुत अपने शरीर को हिला डुला के इधर से उधर एकदम कर लेता है, तो उस स्थिति में आंत जो है अगर अपने जगह से हट जाएगा तो वह आंत आपस में फंस जाता है, उलझ जाता है, जिससे वह क्या होता है, आपको वहाँ पे रस्सी टाइप के जो है बंधन लग जाता है, फंस जाता है और उसमें रुकावट आने लगता है, ठीक है। क्योंकि हमारा आंत बिल्कुल एक नली है, ठीक है, नली है। उस नली में अगर मान गए रुकावट आएगा किसी न किसी कारण से, चाहे वो आंत आपस में उलझ जाए, फंस जाए, ठीक है, या फिर कोई और चीज़ का उसमें जो है अननेसेसरी चीज़ जाकर उसमें बैठ जाए, फंस जाए, ठीक है। तो ये सब कारण जो है क्या होता है आपको इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन होने का होता है, ठीक है। कोई मोटा पदार्थ हम निकल गए, जैसे प्लास्टिक तो गलता नहीं है। अब प्लास्टिक निकल जाने के बाद क्या होगा कि वह हमारे पेट के जरिए आंत में ही जाएगा। अब आंत में जाएगा, आंत में मान गए फंस जाएगा, तो क्या होगा, वहाँ पे रुकावट पैदा करने लगेगा। तो यही इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, अवरुद्ध होता है। अब जब आंत आपका अवरुद्ध हो जाएगा, आंत का कोई भी भाग जो है अवरुद्ध हो जाएगा, रुकावट आ जाएगा, तो आगे आपको जो है आपके पाचन पदार्थ को आगे नहीं भेजेगा, चाहे वो तरल हो, चाहे कोई भोजन हो, ठीक है, या फिर गैस के रूप में जो बाहर निकलता है हम लोग को हवा, वो हवा को भी नहीं निकलने देगा, क्योंकि पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो सकता है या हल्का फल्का भी अवरुद्ध हो सकता है। तो ये सारे चीज़ जो है कंडीशन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहलाता है, ठीक है। चीज़ें को समझ गए। अब जब कोई चीज़ में अवरुद्ध आ जाए, रुकावट आ जाए, एक नली में कोई चीज़ फंस जाए, तो वह नली के द्वारा आगे कोई पदार्थ नहीं जा पाएगा। सेम सिचुएशन जो है आपके ये आंत के में भी होता है कि अगर आंत में कोई अवरुद्ध हो जाए किसी भी कारण से, कारण आगे देखेंगे, तो आंत में अवरुद्ध आने से, आंत के मार्ग में अवरुद्ध आने से यह आंशिक या तो थोड़ा मोड़ा भी अवरुद्ध हो सकता है, या कंप्लीट रूप से भी जो है यह जाम हो सकता है, अवरुद्ध हो सकता है, दोनों कंडीशन है, ठीक है। थोड़ा मोड़ा अगर आंशिक रूप से अवरुद्ध होगा तो इसमें आप जो है थोड़ा मोड़ा कोशिश करके दवाई वगैरह हो या थोड़ा मोड़ा इधर उधर करके ठीक हो सकता है। लेकिन अगर कंप्लीट रूप से अगर आपका आंत अगर फंस जाता है या किसी और कारण से कंप्लीट रूप से आंत आपका फंस जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, पदार्थ जो है, जो भोजन वाला पदार्थ है आगे नहीं जा पाता है, तो यही क्या होता है, आपका सर्जरी करना पड़ता है। सर्जरी करके आंत को सही करना पड़ता है, ठीक है।
तो माय डियर आपको पता होना चाहिए कि अब ये जो आंत जो हो आंत में जो अवरुद्ध होगा, छोटी आंत में भी हो सकता है, बड़ी आंत में भी होगा। अगर मानिए छोटी आंत में अवरुद्ध अगर हो जाता है तो छोटी आंत में, चूँकि हमारे पेट से हल्का फल्का पचा हुआ भोजन छोटी आंत में जाता है। अब छोटी आंत में अवरुद्ध हो जाएगा तो आपके जो पाचन पदार्थ है वह आमाशय से छोटी आंत में तो जाएगा तो, लेकिन छोटी आंत में जहाँ जिस जगह पर अवरुद्ध रहेगा वहाँ जाकर रुक जाएगा, यानी उससे आगे नहीं जा पाएगा, आंत के मार्ग में अवरुद्ध हो जाएगा। अब मान के छोटी आंत ठीक है, लेकिन बड़ी आंत जो है कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, अवरुद्ध हो गया है, रुक गया है, जाम हो गया है, तो छोटी आंत तक आपका भोजन जाएगा, बड़ी आंत तक भी जहाँ तक अवरुद्ध नहीं है वहाँ तक जाएगा, और जहाँ अवरुद्ध है वहाँ पे जाके रुक सा जाएगा, थम सा जाएगा। और इस कंडीशन में अगर आप खाते जाएंगे और भोजन पचने के बाद आंत में ही जाता है, छोटी आंत फिर बड़ी आंत में, और इस कंडीशन में आप खाते जाएंगे और आपका भोजन आगे नहीं जा पाएगा अवरुद्ध के कारण, तो वही जो है आंत फट जाता है, समझ गए, जिससे व्यक्ति का डेथ हो जाता है। तो ये जो है यही हमारा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है। मैंने आपको अच्छे से डिस्कस कर दिया, ठीक है। आगे चलिए, अब कारण में देखिए यह किस कारण से हो सकता है, ठीक है ना। यह किन कारणों से मैंने आपको पहले ही बता दिया। आंतरीय अवरोध अब यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि बड़ी आंत में कि छोटी आंत में, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा कि यह छोटी या बड़ी आंत किसी में भी हो सकता है, आंत में रुकावट, ठीक है, जाहिर सी बात है। अब इसके कारण क्या होते हैं तो देख लीजिए, कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जहाँ पे आपको कोलिसाइटिस होता है, ठीक है। बड़ी आंत में संक्रमण भी कारण बन सकता है, ठीक है। हर्निया भी इसका कारण हो सकता है, समझ गए ना। हर्निया चूँकि मान गए आपके बॉडी में अगर हर्निया बढ़ जाता है तो वह आंतों पर प्रेशर डालेगा, आंत को दबा देगा। अब जब आंत को दबा देगा तो क्या होगा कि आगे भोजन जो है नहीं जा पाएगा, ठीक है। ये चीज़ें होता, मानिए ये हमारा पाइप है, ठीक है, ये पाइप है, इस पाइप के द्वारा हम कोई चीज़ भेज रहे हैं, लेकिन हम इधर साइड और इधर दोनों को आपस में दबा देंगे, चाहे इधर से कोई चीज़ प्रेशर मार के इसे जो है इधर दबा देंगे तो इधर के भोजन इसमें जा पाएगा, क्योंकि दबने से यह सट जाएगा इसमें, तो भोजन तो आगे जा नहीं पाएगा। तो ही हर्निया में होता है कि हर्निया का कोई अंग जो है अपने जगह से हट के आंत पर दबाव डाल देगा, तो यह भी कारण पड़ेगा। मोटा पदार्थ निगल लेना, जैसे सिक्का, साबुत फल आदि। अब कुछ आप ऐसे पदार्थ निगल लेते हैं जो बिल्कुल पचने वाला हो ही नहीं, हमारे आमाशय में जाने के बाद वो पचता ही नहीं हो, जैसे सिक्का, साबुत फल सीधा गटक लिए अंदर सौंसे, ठीक है ना, सीधा के सीधा। तो यह मोटा पदार्थ निगलने से भी जो है आपके आंत में जाके फंस सकता है। कोई ऐसा कैंसर जैसे कोलोन कैंसर होता है, ठीक है, आमाशय का कैंसर होता है, तो ये सब जो है कैंसर भी कारण बन सकता है आपके ये होने का। इंटेस्टाइनल स्टेनोसिस मतलब आंतरीय संकुचन। अब आंत में किसी कारण से मान के उसमें संकुचन आ गया है, स्टेनोसिस आ गया है, सिकुड़ना आ गया है, तो उस स्थिति में भी जो है आपके यह इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। पेरिटोनियम का पर्दा पेरिटोनाइटिस होता है, आंत का एक भाग दूसरे भाग में प्रवेश करना, यानी आंत जो है आपका वह कोलैप्स कर जाएगा, एक आंत दूसरे भाग में जो है प्रवेश कर जाएगा आंत का, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी जो है आपके ये चीज़ें होते हैं। तो ये सब कारण है, कुछ ज़्यादा कारण है नहीं। बड़ी आंत में संक्रमण हो सकता है, हर्निया हो सकता है, मोटा पदार्थ निगल लेना हो सकता है, जैसे सिक्का, साबुत फल, कैंसर हो सकता है आंतों का, ठीक है। इंटेस्टाइनल स्टेनोसिस हो सकता है, मतलब आंतों में संकुचन होना, ठीक है। पेरिटोनियल का पर्दा, आंतों का एक भाग जो है दूसरे भाग में चला जाएगा, तो यह भी कारण हो सकता है, ठीक है। आंतों में चोट लगना, गंभीर चोट लगना भी ये कारण हो सकता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं आपको कारण याद रखना है, ठीक है। बस कुछ कारण है नहीं, आप देख लीजिए आपके सामने में है कि क्या क्या कारण, यही कारण तो दिया गया है, याद रखिए। लक्षण, अब इसका सिम्टम्स देखेंगे। कोई भी बीमारी के जब हम कारण देखते हैं तो उसका सिम्टम्स जरूर देखते हैं। सिम्टम्स में पेट में दर्द होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, जाहिर सी बातें हैं आपके आंत में कोई चीज़ फंस जाएगा और भोजन आपका जो है आगे नहीं जा पाएगा उससे, तो दर्द होगा ही होगा पेट में। पेट में करापन, टेंडरनेस भी लगेगा, टाइट रहेगा पेट एकदम फुला हुआ, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप भोजन कर रहे हैं, वो भोजन आगे जा ही नहीं रहा है आंत के वहाँ से, तो जमा होगा वहीं पर, तो आंत में करापन, टाइटनेस तो लगेगा ही लगेगा। पेट फूल जाना, वही चीज़ें है, पेट में अफरा, पेट फूलेगा, क्योंकि हवा बाहर प्रवेश ही नहीं करेगा, तो जो है फ्लूटेंस या अफरा बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। उदर वायु, जी मत चलना, उल्टी होना, नौसिया एवं वोमिटिंग भी होगा, बिल्कुल सही है। मल त्याग न कर पाना, नो स्टूल पासिंग, मल भी आप जो है नहीं त्याग पाएंगे, ठीक है। कब्ज होगा, धड़कन बढ़ जाएगा, वजन घटने लगेगा, निर्जलीकरण, शरीर में जल की मात्रा कम जाएगा और बेचैनी, रेस्टलेसनेस हो जाएगा।
तो ये सब कंडीशन है। समझिए कि अगर आंत किसी का अगर फंस जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, तो उसमें क्या क्या होगा। चूँकि आंत क्या क्या फंक्शन करता है, तो जैसे ही आंत में आपके रुकावट आएगा तो वो सारे फंक्शन आपके रुक जाएंगे जो आंत करता है। ठीक है, तो आंत क्या करता है, जल के अब्जॉर्प्शन करता है, पाचन की क्रिया करता है। ठीक है, गैस को बाहर निकालता है, बहुत सारे काम कर, मल को त्यागने में भूमिका निभाता है। तो आपको छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों के फंक्शन के हिसाब से इसके लक्षण को यहाँ पे लिखना है, क्योंकि यह दोनों में हो सकता है, छोटी या बड़ी दोनों में जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। इसलिए दोनों के हिसाब से लक्षण को आपको लिख देना है। ठीक है, आपके सामने में है। अब जब आप बाथरूम नहीं त्याग पाएंगे, आपका गैस नहीं निकल पाएगा, धड़कन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है ना, वजन घटने लगेगा। क्यों? क्योंकि आप भोजन कर नहीं पाइएगा सही से, निर्जलीकरण होगा और बेचैनी होने लगेगा। तो ये सब कुछ लक्षण है। ओके, अब इसके डायग्नोसिस, निदान में क्या होता है, तो निदान में हिस्ट्री लेते हैं कि पहले से क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, शारीरिक परीक्षण, फिजिकल का शारीरिक जांच किया जाता है, पेट का एक्सरे करवाते हैं, यूएसजी कराते हैं, लेप्रोस्कोपी करवाते हैं। ठीक है, सीटी स्कैन करवाते हैं, एमआरआई करवाते हैं, सिग्मोइडोस्कोपी करवाते हैं, इंडोस्कोपी करवाते हैं। ठीक है, तो यह सब जो है हमारा जाँच होता है। ठीक है, ये सब जाँच जो है आपके महत्वपूर्ण है। ठीक है, सिग्मोइडोस्कोपी, इंडोस्कोपी भी लिख दीजिएगा। ठीक है, एमआरआई, सीटी स्कैन, लेप्रोस्कोपी, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनल एक्सरे, शारीरिक जांच और इतिहास लेना। तो ये सारे चीज़ें जांच में जितना हो सके आप लोग लिख दीजिएगा डायग्नोसिस में। ठीक है, रही बात जटिलता की, तो अगर कोई व्यक्ति इसका इलाज नहीं करवाता है, नहीं ध्यान देता है, तो यह इंटेस्टाइनल क्या जटिलता लाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन। देख लीजिए, आंतों की रक्त सप्लाई कम। अब मान गए बहुत दिनों से आंत फंसा हुआ है, आंत में रुकावट है, तो आंतों को तो ब्लड चाहिए संकुचन करने के लिए, तो आंतों में ब्लड सप्लाई कम जाएगा। अगर मान गए आंत आपस में फंस गया है, उसमें जो है बंधन लग गया है, इस कारण से तो बंधन लग गया है, तो ब्लड की सप्लाई वो बंधन वाला जगह पर रुक जाएगा, या फिर जहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, ब्लड सप्लाई कब होता है, जब हमारे बॉडी को कुछ ना कुछ मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, वहाँ पे चलन हमेशा रहेगा, तब तो ब्लड न मिलेगा ना। पेरिटोनाइटिस होगा, पेरिटोनियम का पर्दा। ठीक है, आंतरीय ऊतक नष्ट होगा, इंटेस्टाइनल नेक्रोसिस, यानी ऊतक जो है आपका क्षतिग्रस्त होने लगेगा आंत का, और आंत जो है आपका फट भी सकता है, और लास्ट में मृत्यु भी हो सकता है इस कारण से। ठीक है, तो ये सब कुछ जटिलता है, ये जटिलता को आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलिए। अब मेडिकल प्रबंध क्या होगा, मान गए अगर कोई संक्रमण के कारण ऐसा सिचुएशन बन रहा है हल्का फल्का अवरुद्ध होने का, तो उसके लिए हम लोग देते हैं एंटीबायोटिक, जिसमें पिपरासिलिन होता है और एमिकासिन होता है, और सारे एंटीबायोटिक हो सकता है। अगर पेट में दर्द है, तनाव है, पेट में करापन लग रहा है, तो उसके लिए एनाल्जेसिक दवाइयाँ देते हैं। ठीक है, चूँकि हम लोग लक्षण में देखे हैं कि दर्द भी होता है। बावल के डीकम्प्रेस करते हैं, डीकम्प्रेस के मतलब दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं कि शायद अगर कोई चीज़ वहाँ पे अटका हो, फंसा हो, तो वह बाहर निकल जाए। ठीक है, तो इसलिए उसे डीकम्प्रेस करते हैं। लेकिन अगर आंत फंस गया होगा अगर, तो कितना भी कंप्रेस कीजिएगा तो वो सही नहीं होगा बिना सर्जरी के। लेकिन कोई चीज़ अगर फंसा हो, अटका हो उसमें, तो डीकम्प्रेस करने से वह अपने जगह से हट जाता है और यह ऑब्स्ट्रक्शन ख़त्म हो जाता है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाते हैं, क्योंकि इसमें व्यक्ति के शरीर से निर्जलीकरण होने लगता है। अभी ऊपर देखें लक्षण में। वोमिटिंग रोकने हेतु राइस ट्यूब की सहायता से गैस्ट्रिक कंटेंट्स का ड्रेनेज किया जाता है। अब वोमिटिंग ना हो, इसके लिए जो भी खाद्य पदार्थ अंदर है उसको राइस ट्यूब निकाल कर उसे जो है गैस्ट्रिक कंटेंट का ड्रेनेज करते हैं, यानी बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो यह सब जो है मेडिकल प्रबंध हो गया। चिकित्सीय प्रबंध में कुछ खास है नहीं। छठा में है रोगी को एनपीओ रखा जाता है, मतलब मुंह के द्वारा कोई भोजन जो है न दिया जाता है। नील पर ओरली, मुंह के द्वारा भोजन नहीं दिया जाता है। इसमें पेशेंट को जब किसी का आंत जो है आंत में अवरुद्ध हो जाता है, तो फिर पेशेंट को जो है गैस्ट्रोटोमी या कोलोस्टोमी करके पेशेंट को जो है ट्यूब फीडिंग दिया जाता है, तरल वगैरह। ठीक है, पोषण मुंह से नहीं दिया जाता है, क्योंकि मुंह से चावल रोटी खाएगा तो जाकर जमा होगा, फिर वहीं पर इकट्ठा होगा और वह आगे नहीं जाने देगा, इसलिए तरल चीज़ें देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये सब हो गया कुछ चिकित्सीय प्रबंध। ठीक है ना, अब आता है सर्जिकल प्रबंध। तो माय डियर, आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि सर्जरी द्वारा जो भी अवरुद्ध वाला पार्ट है आंत के, उसको हटाकर शेष भाग को जोड़ दिया जाता है। और ये सर्जरी लेप्रोटोमी सर्जरी में होता है, जिसमें पेट में एक चीरा लगाया जाता है, और पेट में चीरा लगा के आंतों को जो है, जो भाग अवरुद्ध है उस भाग को हटा दिया जाता है, और बाकी भाग सही भाग को आपस में जोड़ दिया जाता है। ठीक है,
दूसरा सर्जरी है इलियोस्टोमी या कोलोस्टोमी किया जाता है। कोलोस्टोमी इसलिए कि मान के जब तक अवरुद्ध भाग है तब तक तो व्यक्ति को भोजन चाहिए, तो भोजन के नाम पर हम भोजन तो मुंह से नहीं देते हैं, लेकिन तरल पदार्थ जो है हम लोग लगातार देते रहते हैं, जिससे शरीर का बैलेंस मजबूती बना रहे। तो इलियोस्टोमी और कोलोस्टोमी यह दो जो है, इलियोस्टोमी डायरेक्ट जो है इलियम में भेजता है पोषण को, और कोलोस्टोमी जो है आपके आमाशय से लेकर आंतों में भेजता है पोषण को। तो ये जो है आपको दोनों सर्जरी सहायक सर्जरी है, लेकिन ये वाला सर्जरी है जो ऑब्स्ट्रक्टेड पार्ट को हटाया जाता है, यह इसमें लेप्रोटोमी करके। ठीक है, लेप्रोटोमी क्या होता है पता है ना, पढ़ा चुके हैं कि पेट पर एक चीरा लगाया जाता है और वो चीरा का मकसद होता है कि उपचार या निदान के तरीके से। ठीक है, तो नॉर्मली पेट पर चीरा लगाना ही लेप्रोटोमी कहलाता है, समझ गए चीज़ों को। तो यही लेप्रोटोमी के द्वारा जो आंत में फंसा हुआ भाग है उसको काट कर हटा दिया जाता है और बाकी भाग को जोड़ दिया जाता है, यही हमारा सर्जिकल प्रबंध हो गया। ठीक है, और यह दोनों तो पोषण वोषण कराने के लिए या मल को बाहर निकालने के लिए जो है ये दोनों सर्जरी किया जाता है। ठीक है, कोलोस्टोमी भी पढ़ा चुके हैं, इसमें क्या होता है पता है, इलियोस्टोमी भी क्या होता है पता है, मैं पढ़ा चुका हूँ ये सब। ठीक है, तो यही आपका हो गया सर्जिकल प्रबंध सर्जरी वाला। ठीक है, अब आती है बात कि सर्जिकल रोगी का नर्सिंग प्रबंध। अब मैं यहाँ पे आपको नर्सिंग प्रबंध नहीं बताऊँगा चूँकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। आपको समझिए कि पेशेंट का लेप्रोटोमी हुआ है, आंतों का पेट का सर्जरी होकर आंतों को जो है काट कर हटाया गया है और जोड़ा गया है, या फिर कोलोस्टोमी भी हो सकता है, इलियोस्टोमी भी हो सकता है। तो इलियोस्टोमी का मतलब है कि छोटी आंत का जो इलियम वाला भाग है उसमें सर्जरी। ठीक है, कोलोस्टोमी का मतलब है कि कोलोन का सर्जरी। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आप लोग देख लीजिए। और उसके बाद सर्जिकल हुआ है पेशेंट को, तो मैं आपको पहले से भी बता रहा हूँ कि सर्जिकल वाले के सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद का देखभाल कैसे करेंगे आपको लिखना है। मैं बहुत बार जो है यही बताता हूँ। ठीक है, चलिए, बहुत सारे रोग हैं, रोग के कारण लक्षण सब में आपको पता है। ठीक है, आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ कि जिसके पीछे आइटिस लगा हो हम समझते हैं कि वह उसका इन्फ्लामेशन है। ठीक है, तो देखिए अपेंडिक्स हम लोग कैसे लिखते हैं, अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स, ये हो गया हमारा अपेंडिक्स। अगर इसी अपेंडिक्स में हम लोग अपेंडी और एक्स हटाकर आइटिस लगा देते हैं, CITIS, तो यह अपेंडिसाइटिस बन जाता है। ठीक है, मीन्स अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो इसके कारण होने का लक्षण, निदान, जटिलता, मेडिकल उपचार, सर्जिकल उपचार और जो है नर्सिंग देखभाल बताना है। नर्सिंग देखभाल नहीं बताऊंगा, ठीक है, चूँकि सर्जरी होगा पेशेंट को, तो उसका आप देखभाल कैसे करेंगे मैं हर एक वीडियो में ही बताते आ रहा हूँ, आपको खुद से लिखना है। ठीक है, चलिए हम अपेंडिसाइटिस के बारे में चर्चा करते हैं। माय डियर, अपेंडिसाइटिस सीधा समझते हैं एक लाइन में, अपेंडिसाइटिस अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, अब अपेंडिक्स क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए। अपेंडिक्स हमारे शरीर में कुछ खास यूज के लिए होता नहीं है, बस ये बड़ी आंत से कनेक्ट रहता है। एक छोटी सी थैली होता है, पतली सी अंगुली के समान इसका रचना होता है, और उसी में किसी भी कारण से अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे हम लोग अपेंडिसाइटिस कह सकते हैं। ठीक है, कोई संक्रमण भी कारण बन सकता है, चोट भी लगना कारण बन सकता है। ठीक है, या फिर हमें भोजन जो करते हैं उसमें गड़बड़ी होने से भी हो सकता है, वही चीज़ें एपेंडिसाइटिस होता है। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के संयोजक स्थल पर, मतलब बड़ी आंत और छोटी आंत के, बड़ी आंत और छोटी आंत ये दोनों के जो कनेक्टिविटी होता है, जो कनेक्टेड स्थान होता है, मीन्स जो संयोजक स्थल होता है, वहाँ पे एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पाया जाता है। ठीक है, और इसी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के पर्दा होना अपेंडिसाइटिस कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए। तो अपेंडिसाइटिस का मतलब ही होता है कि अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन होना। तो ये थोड़ा पे यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के दे दिया गया है कि छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच जो कनेक्टेड जो संयोजक स्थल है वहाँ पर एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है, और इसी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन होना अपेंडिसाइटिस कहलाता है। ठीक है, अगर आप एक लाइन में लिखना चाहते हैं तो सीधा लिखिए कि अपेंडिक्स में पर्दा होना अपेंडिसाइटिस कहलाता है। और पर्दा के मतलब जानते हैं कि उसमें ललीमा आएगा, सूजन आएगा। ठीक है, उसमें दर्द होगा, और यही सब जो है इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है ना, चलिए अब देखिए फिगर में आप लोगों को पता होना चाहिए अपेंडिसाइटिस। तो माय डियर देखिए, जैसे यह बड़ी आंत है, ठीक है, ये बड़ी आंत है, ओके, और यह इसके अंदर छोटी आंत है। तो होता यह है कि जो ये स्टार्टिंग वाला होता है ना, बड़ी आंत के जो स्टार्टिंग वाला होता है और छोटी आंत के जो लास्ट वाला पॉइंट होता है, चूँकि छोटी आंत के लास्ट वाला पॉइंट से ही जो है बड़ी आंत स्टार्ट होता है, तो वही कहता है छोटी आंत और बड़ी आंत के जो संयोजक स्थल, संयोजन मतलब कनेक्टिविटी वाला जो जगह है, वहाँ पे बड़ी आंत से पूंछ के समान
समान ऐसे जो है लगा हुआ एक अपेंडिक्स होता है, जिसमें अगर किसी भी कारण से अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे हम लोग अपेंडिसाइटिस कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए यही है, पूंछ के समान बड़ी आंत में यह लगा हुआ रहता है। ठीक है, और इसमें अगर किसी भी प्रकार के लालिमा आ जाएगा, सूजन आ जाएगा, दर्द होगा तो यही इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, समझ गए चीज़ों को। चलिए ये समझ गए। अब हम लोग कारण देखेंगे कि इसका कारण क्या होता है अपेंडिसाइटिस होने का। तो आंत मतलब जो आंत का जो अवरुद्ध होता है, हम लोग पढ़े हैं ना, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन पढ़ चुके हैं ना। तो इसका कारण एक होता है कि अगर आंतों में रुकावट आएगा तो ये कारण बनेगा अवरोध होना। पेट में चोट लग गया है, मान के पेट में चोट लगा है और यह चोट जो है आपके अपेंडिक्स पर ही लग गया है तो कारण बनेगा एब्डोमिनल इंजरी। ठीक है, अपेंडिक्स का मुड़ जाना। अब अपेंडिक्स आपका ऐसे है और मान गए अपेंडिक्स ऐसे मुड़ गया है किसी कारण से, चोट उट लगने से, तो यह जो है ट्विस्टिंग ऑफ अपेंडिक्स कारण बनता है। कारण में हम लोग चूँकि जानते हैं इन्फ्लामेशन जो है इन्फेक्शन के कारण भी होता है। तो इन्फेक्शन में बैक्टीरियल या वायरल कोई भी इन्फेक्शन होगा तो अपेंडिक्स को प्रभावित करेगा। अगर आप अत्यधिक बेरियम का इस्तेमाल करते हैं तो यह भी कारण बनता है। ट्यूमर और कोई पेट में ट्यूमर होना या छोटी आंत या बड़ी आंत में कोई कारण होना, ट्यूमर जो है कारण बनता है ये किसका, इन्फ्लामेटेड होने का। ठीक है, तो इसका कुछ खास कारण नहीं है, कारण आपके सामने में है। पहला है आंत में रुकावट होना, पेट में चोट लगना, अपेंडिक्स का मुड़ जाना। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन, बेरियम का अधिक सेवन। ठीक है, बेरियम का सेवन क्यों करते हैं आप लोगों को पता है कि अगर एक्सरे को फ्रेश करना पड़ता है, पेट अगर किसी के पेट को एक्सरे किया जाना है तो उसको हल्का बेरियम दिया जाता है। ठीक है, और यह बेरियम जो है एक्सरे को क्लीन करता है, साफ़ करता है। ठीक है, ट्यूमर, कोई ट्यूमर अगर हुआ है तो इसके कारण भी ये चीज़ें हो सकता है। बाकी ये सारे चीज़ें आपको कारण में आ गया अपेंडिसाइटिस का, याद रखिएगा। अब समझिए किसी को अगर अपेंडिसाइटिस होता है, अपेंडिक्स में समस्या होता है तो उसको क्या क्या कारण हो सकता है। चूँकि आंत और पेट में यह जो है उपस्थित है तो क्या क्या होगा। सबसे पहले यह जो है नाभि के चारों ओर दर्द होगा, पेरी अम्बिलिकल पेन होगा। क्यों पेन होगा, क्योंकि जो अम्बिलिकल है, जो हमारा नाभि वाला एरिया है, उसी के आसपास जो है हमारा कहीं ना कहीं जो है ये हमारा अपेंडिसाइटिस पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए नाभि के चारों ओर दर्द होगा। पेट में दाईं तरफ से निचले भाग में दर्द होगा, पेट में दाईं तरफ से निचले भाग में दर्द होगा। क्यों, क्योंकि आप लोग को पता है अपेंडिसाइटिस खुलता वहीं पे है। ठीक है ना। पेट में ऐंठन होना, एब्डोमिनल स्पाज्म, ऐंठन तरह के दर्द होता है ना, मरोड़ जिसको हम लोग कहते हैं, तो पेट में ऐंठन दर्द होगा। तेज एवं उथला श्वसन चलेगा। अब जब दर्द होता है तो श्वसन और कोई भी पेन होने पर आप लोग को पता है श्वसन जो है तेज और उथला हो ही जाता है। ठीक है, तीव्र ज्वर, हाई फीवर भी हो सकता है इस कंडीशन में। भूख नहीं लगेगा, जब दर्द होगा पेट में, पेट फूला फूला सा लगेगा तो दर्द भूख नहीं लगेगा। गैस भी बनेगा, जी मचलना। ठीक है, धड़कन तेज होना, टेकीकार्डिया, और यह सब जो है एक लक्षण के अंतर्गत आता है। तो नॉर्मली अपेंडिक्स के कारण कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं, जिसको लिखना बड़ी आसान है। पेट में दर्द होना, नाभि के चारों साइड दर्द होना। ठीक है, जी मचलना, वोमिटिंग होना। ठीक है, उसके बाद जो है आपका होगा बुखार लगना। चूँकि नॉर्मल कोई भी देखा जाता है ऐसा कि अगर दर्द आपके बॉडी में कहीं होता है तो उससे फीवर भी हो जाता है। ठीक है, तो फीवर एक लक्षण आएगा। जी मचलेगा, धड़कन तेज होगा, गैस बनेगा, भूख न लगेगा, वजन कम होगा। तमाम ऐसे समस्या जो है व्यक्ति को आने लगता है अपेंडिसाइटिस प्रॉब्लम के। तो चूँकि यह एक इंटेस्टाइनल के साथ जुड़ा हुआ है तो आंतों में इसका इस अपेंडिक्स में समस्या आना मतलब पेट के एरिए हो गया, आंतों के एरिए को प्रभावित करेगा। और जब आंत और पेट पर आमाशय प्रभावित होगा तो आप लोग समझिए कि क्या क्या जो है हो सकता है। ठीक है ना, तो सारे लक्षण यहाँ पे लिखना है। ओके, चलिए अब इसका निदान क्या होगा माय डियर। डायग्नोसिस मतलब इसका कौन कौन से टेस्ट इसमें संभव है। तो सबसे पहले हिस्ट्री लिया जाएगा कि भाई किस कारण से है, कितनों दिनों से है। ठीक है ना। शारीरिक परीक्षण, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। WBC काउंट किया जाएगा संक्रमण के लिए, अगर संक्रमण के कारण होगा तो WBC में चेंज आता है। एब्डोमिनल USG कराया जाता है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड। स्टूल का टेस्ट कराया जाता है क्योंकि ये होने पर स्टूल में ब्लड आ सकता है, काला ब्लड जो है हो सकता है। ठीक है ना। ब्लड का जाँच किया जाता है, CT स्कैन किया जाता है। ठीक है ना। तो ये सारे जो है आपको टेस्ट जो है संभव है, जो कि नॉर्मल टेस्ट है। आप लोग भी जानते हैं कि अगर पेट में समस्या होता है तो ये सारे टेस्ट कराया जा सकता है। ठीक है ना।
अब इसमें जटिलता क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, तो कॉम्प्लिकेशन में अपेंडिक्स का फट जाना। मान गए अपेंडिक्स पर ध्यान नहीं दे रहे हैं आप, नॉर्मल पेट दर्द के लिए या कुछ के लिए दवाइयाँ खाते आ रहे हैं लेकिन यह ठीक नहीं हो रहा है, तो अपेंडिक्स में सूजन होते होते ऐसा समय आएगा कि अपेंडिक्स फट जाएगा और व्यक्ति का डेथ भी हो जाता है। ठीक है। बड़े क्षेत्र में संक्रमण, अब चूंकि मान गए यह संक्रमण के कारण अगर हुआ होगा अपेंडिसाइटिस, तो यह संक्रमण धीरे धीरे आंतों में फैल जाएगा और बड़े क्षेत्र में संक्रमण हो जाएगा, जिसे सेप्सिस कहते हैं। ठीक है। बड़ी आंतों में पर्दा, अब मान गए अभी तो जो है आपको बड़ी आंत से लगा हुआ जो हल्का सा अपेंडिक्स है उसमें इन्फ्लामेशन है, लेकिन इसका गंभीर समस्या जटिलता तब होगा जब यह संक्रमण आपके आंतों में फैल जाएगा, यानी कोलाइटिस हो जाएगा। ठीक है। पेरिटोनियम पर्दा होगा, पेरिटोनाइटिस। ठीक है। पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनियम में इन्फ्लामेशन होना, मृत्यु भी हो सकती है, मतलब डेथ भी संभव है। तो इस प्रकार से आपका जो है ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिया। यह जटिलता बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। तो ये सब जुड़ती हुई जो है अपेंडिक्स का फट जाना, संक्रमण बड़े क्षेत्र में होना। बड़े क्षेत्र में होने का मतलब है कि पहले अगर मान गए अपेंडिक्स में संक्रमण है तो वह संक्रमण बड़े क्षेत्र में फैलेगा क्योंकि यह आंतों से कनेक्ट है। ठीक है। तो यह संक्रमण धीरे धीरे पूरे आंत में फैल जाएगा। ठीक है। तो बड़े क्षेत्र में हो जाएगा, फिर आंत जो है पूरे अमाशय के क्षेत्र को जो है कर देगा इन्फेक्टेड। उसके बाद बड़ी आंत में पर्दा होगा, वही है इन्फ्लामेशन जो है बड़ी आंत में, क्योंकि बड़ी आंत से ही तो कनेक्ट जो है आपका ये है क्या बोलते हैं इसको, अपेंडिक्स है, तो यह अपेंडिक्स इन्फ्लामेशन है तो यह पूरे आंत को कर देगा। ठीक है। पेरिटोनियम में कर देगा पर्दा, चूँकि यह पेरिटोनियम में ही स्थित रहता है और मृत्यु भी लास्ट में पेशेंट को हो सकता है। तो ये सारा जटिलता है, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, आगे चलते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल उपचार क्या है, चलिए मेडिकल उपचार देखते हैं। अब माय डियर, चूँकि हम लोग उपचार कोई भी चीज़ का करते हैं तो उसको लक्षण के आधार पर उपचार जो है आराम से कर सकते हैं। अगर आपको लक्षण बढ़िया से पता है कि इसमें क्या क्या लक्षण होगा तो उसका उपचार जो है, उसका दवाई आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है। जैसे देखिए हम लोग जान रहे हैं कि यह संक्रमण के कारण जो है हो सकता है। ठीक है। एपेंडिसाइटिस, तो एंटीबायोटिक दवा देते हैं संक्रमण को रोकने के लिए, जैसे सेफेट्रोजाइम, एमिक्सासिन, मेट्रोनिडाजोल। यह सब जो है पेट में अगर संक्रमण होता है तो यह सब दवाइयाँ दिया जाता है, बहुत काम करता है। ठीक है। सेफेटाजाइम, ठीक है, सेफेक्टाजाइम, एमिकासिन, मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल तो सब लोग जान रहे होंगे। ठीक है। एनाल्जेसिक दवाइयाँ क्यों देते हैं, क्योंकि पेट में काफ़ी दर्द होता है नाभि के आसपास, तो दर्द के लिए ट्रामाडोल, डाइक्लोफेनिक सोडियम जो है हम लोग देते हैं। ठीक है। यह दर्द की दवाइयाँ हैं। ठीक है। ये टैबलेट में आपके आते हैं और इंजेक्शन में भी आते हैं। एंटीपायरेटिक दवाई देते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें बुखार भी हो जाता है पेशेंट को, ऊपर लक्षण में देखे हैं, तो इसके लिए पैरासीटामोल देते हैं। ठीक है। डोलो देते हैं। एंटासिड दवाइयाँ देते हैं। एंटासिड क्या करता है, गैस को रिफ्लेक्ट करता है। पेंटॉप 40 mg और रेनिटाइडिन 150 देते हैं, यह गैस को कम करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है। उल्टी को रोकने के लिए एंटी एमेटिक्स ड्रग देते हैं। ठीक है ना। ओंडेम आपका ओंडेम जो होता है ना, यह एक उल्टी को रोकने वाली दवाइयाँ होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ओंडीएस्टेरोन होता है। ठीक है। एंटीमेटिक्स दवाइयाँ जो है देते हैं। ओके, तो ये सब दवाइयाँ हैं जो बिल्कुल आप लोग जो ऊपर लक्षण होता है उसी लक्षण पर आधारित दवाइयाँ हम लोग दे देते हैं। ठीक है। जितना लक्षण दिखे उसका दवाइयाँ देते हैं। तो ये दवाई हो गया। आगे अब मान गए दवाई से ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर एक बार अपेंडिक्स में रोग पकड़ लेता है ना तो वह अपेंडिसाइटिस बन जाता है। तो वह अपेंडिसाइटिस जो है दवाई से बहुत कम ही संभावना में ठीक होता है। शुरुआती अवस्था में अगर दवाई चल गया तो ठीक हो जाता है, लेकिन अगर रेयर केस में जो है ज़्यादातर मामला में यह ठीक नहीं होता है। तो ज़्यादातर मामला में दवाइयों से ठीक नहीं होता है तो फिर उसके लिए एक लास्ट ऑप्शन बनता है, वो होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट, मतलब सर्जरी के द्वारा इसे उपचार किया जाता है। अब आप एक बात समझ लीजिए, ह्यूमन के बॉडी में अपेंडिक्स का कोई रोल नहीं है। यह सिर्फ जो है एक बेकार का जो है अंग है, जो हम जन्म लेते हैं तो जन्म के साथ यह हमारा अंग का निर्माण होता है। ठीक है। इसलिए जब यह कोई गड़बड़ी नहीं करता है तो इसलिए व्यक्ति से कोई छूछा करता भी नहीं है। लेकिन जब इसमें गड़बड़ी हो जाता है, जब यह इन्फ्लामेटेड हो जाता है, पर्दा इसमें हो जाता है, तो फिर लास्ट में इसे जो है काट के हटा दिया जाता है। तो इसके हटाने से और रहने से कोई जो है फ़र्क नहीं बॉडी में पड़ता है, यानी यह एक एक्स्ट्रा पदार्थ, एक्स्ट्रा जो है ऑर्गेन होता है बॉडी में, जिसका कोई काम नहीं होता है। बस ये बेचारा अपना बड़ी आंत के साथ जो है लगा रहता है पूंछ के भांति। लेकिन जब इसमें कोई दिक्कत हो जाता है, इन्फ्लामेटेड हो जाता है, पेशेंट को दिक्कत होने लगता है इसके होने से, तो फिर जो है इसको सर्जरी किया जाता है और इसके सर्जरी को करके जो है इन्फ्लामेटेड जो अपेंडिक्स है, कंप्लीट अपेंडिक्स को काट के हटा दिया जाता है।
और जो अपेंडिक्स को काट के हटाया जाता है उस सर्जरी को एपेंडेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपेंडेक्टोमी कहते हैं। समझ गए? वर्तमान समय में लेप्रोस्कोपिक एपेंडेक्टोमी की जाती है, जो कि निदान होने के 24 से 48 घंटे में की जाती है। लेप्रोस्कोपी एपेंडेक्टोमी होता है जिसमें लेप्रोस्कोपी की सहायता से जो है यह अपेंडिक्स का सर्जरी किया जाता है। ठीक है ना? तो ये चीज़ें जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। यह अपेंडिक्स के सर्जरी को एपेंडेक्टोमी कहते हैं, जिसमें पूर्ण रूप से जो है आपके अपेंडिक्स को काट के शरीर से हटा दिया जाता है, और यही ट्रीटमेंट सबसे प्रभावी ट्रीटमेंट होता है अपेंडिसाइटिस का। ठीक है? तो एकमात्र इसका इफेक्टिव इलाज यही है कि भाई सर्जरी करके अपेंडिक्स को हटवा दीजिए, जिसे हम लोग अपेंडेक्टोमी कहते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए चीज़ों को। चलिए, अब यह सर्जिकल उपचार मैंने आपको बता दिया, मेडिकल उपचार बता दिया। अब आपको अगर ये पता है कि सर्जरी किस चीज़ का हुआ है, लक्षण पता है, तो उस पर आधारित आप जो है नर्सिंग देखभाल सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद। अब मैं आपको अभी बता देता हूँ। मान गया यह क्वेश्चन जो है अपेंडिसाइटिस नहीं पूछकर आपसे सीधा पूछ देगा कि अपेंडेक्टोमी क्या होता है। अपेंडेक्टोमी वाले मरीज का नर्सिंग देखभाल बताइए, सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद। सिर्फ अपेंडेक्टोमी ही पूछ लेगा और कहेगा कि इसमें नर्सिंग देखभाल बताइए, सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद। तो आप समझिए कि सर्जरी से पहले क्या क्या होगा, सर्जरी के दौरान क्या क्या होगा, सर्जरी के बाद क्या क्या होगा। आपको मैं कितना बार पढ़ा चुका हूँ। ठीक है? तो एक सर्जरी वाले पेशेंट के लिए, और सर्जरी होगा कहाँ, पेट के आसपास सर्जरी होगा, तो उसी से संबंधित आपको देखभाल करना है। ठीक है? चलिए, दे दिए यहाँ पे। ओके।